हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। आज का क्लास जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख रहे होंगे, जीव विज्ञान कक्षा 12 अध्याय 2 सारा प्रश्न वीवीआई है ना। ऑब्जेक्टिव सेशन आज आपका चलेगा चैप्टर नंबर 2 का, है ना। चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव सेशन। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर क्या चैप्टर नंबर 2 खत्म हो चुका है? तो जी हाँ, चैप्टर नंबर 2 का जो भी आपका ये थ्योरी सेशन था वो थ्योरी सेशन आपका खत्म हो गया है ना। जो भी इसमें समझा एक्सप्लेनेशन था सारा कुछ खत्म हो गया। लगभग पीछे आप जाकर के देख सकते हैं 4 से 5 वीडियोस इसके डले हुए हैं। तो आज जो है हम लोग यहाँ आज के सेशन में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं इसलिए कि हम आज कक्षा जीव विज्ञान कक्षा 12 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ से काउंटर कर सके, है ना। यहाँ से जो है आपका लगभग आज हम थंबनेल पे 50 दिख रहा होगा, लेकिन लगभग आज हम 80 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, है ना। 80 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। थंबनेल बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। टोटल आपके लिए 80 क्वेश्चन का हम सीरीज लेकर के आए हैं जी। 80 क्वेश्चन है आपके सामने। तो आप सभी लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाते हैं आप सभी लोग उसका आंसर देते चलिएगा कमेंट पैनल में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों को लाइव आने का इनविटेशन डाल दीजिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हवा द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं? हवा के द्वारा परागित होने वाले यानी हवा के द्वारा परागन की क्रिया करने वाले फूल को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो ये देखिए आपका यहाँ पर आंसर आपके सामने है। हाँ बाबू, डेली क्लास होता है। पर डे क्लास आपका 3 बजे से स्टार्ट होता है ना। 3 बजे से यूट्यूब पे लाइव क्लास चल रहा है आप सभी के लिए। अभी चैप्टर 2 बायो का चैप्टर नंबर 2 खत्म हो चुका है। इस ऑब्जेक्टिव सेशन के बाद शॉर्ट सेशन और लॉन्ग सेशन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन का सेशन होगा। इसके बाद फिर से हम लोग आ जाएंगे चैप्टर नंबर 3 के सेशन में, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं? तो वायु परागित पुष्प से कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु परागित पुष्प। एक बच्चे का आंसर आया है, बहुत ही अच्छा आंसर, बहुत ही राइट आंसर आपने दिया है, वायु परागित, है ना। क्योंकि हवा परागित कुछ नहीं होता है ना। इसको मत समझ जाइएगा, है ना। वायु के द्वारा परागित यानी वायु परागित होता है, ठीक है। दूसरा है आपका अनुनिमुल्य पुष्प यानी क्लैस्टोगेमी फ्लावर। क्लैस्टोगेमस फ्लावर जो है निश्चित रूप से उसमें क्या होता है? क्लैस्टोगेमस फ्लावर में निश्चित रूप से क्या होता है? तो क्लैस्टोगेमस फ्लावर में जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्लैस्टोगेमस फ्लावर में निश्चित रूप से क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्लैस्टोगेमी यानी अनुनिमुल्य परागन जो है यह स्वपरागन का ही एक प्रकार है, इसलिए इसमें निश्चित रूप से स्वपरागन की क्रिया होती है, ठीक है। एंटोमोफिलस पुष्पों में परागन किसके द्वारा होता है? एंटोमोफिलस में एंटोमोफिली होता है। क्या होता है जी? एंटोमोफिली होता है, एंटोमोफिली होता है। और जब एंटोमोफिली होता है, एंटोमोफिली जब होता है तो एंटोमोफिली होता है कीट के माध्यम से। एंटोमोफिली किसके माध्यम से होता है? कीट के माध्यम से। इसलिए यहां पर आंसर आपका बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बोलता है मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये 3 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है। हम आपको बता देते हैं इसका आंसर, या आप में किसी को पता है तो आप बता दीजिए। मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी 2n कोशिका ये होता है। इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब बनता है तो वह अगुणित कोशिका हो जाती है। और 2n का मतलब होता है 46 गुणसूत्र, और 46 गुणसूत्र का मतलब है 44 + 2 x और y, यानी 44 + xy इसमें होता है, या 44 + x होता है, जिसमें कि यह 44 की जो संख्या है यह ऑटोसोम की संख्या है, यानी 44 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
पुष्पीय पौधों में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? बाबू रे, जब भ्रूणपोष की बात आ रही हो, है ना, भ्रूणपोष की जब बात आ रही हो तो भ्रूणपोष का निर्माण त्रिसंलयन की क्रिया से होता है ना। त्रिसंलयन की क्रिया, कौन सा गलत है बाबू, है ना, कौन सा गलत है? चंदन मिश्रा VIP 2.0, कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आपको लग रहा है कि गलत है? जल्दी से बताइए, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे, उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो पुष्पीय पादपों में, है ना, पुष्पीय पादपों में भ्रूणपोष, है ना, भ्रूणपोष यानी गुणसूत्र, भ्रूणपोष में कहने का मतलब यह है कि यह त्रिसंलयन की क्रिया से होता है और त्रिसंलयन में 3 अगुणित केंद्रकों का, है ना, 3 अगुणित केंद्रकों का समायोजन होता है, इसलिए इसमें गुणसूत्र की संख्या 3n हो जाएगी, ठीक है। युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है, गेमिटोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है, गेमिटोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। युग्मक निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन या गेमिटोजेनेसिस कहलाती है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि हाइड्रिला में, हाइड्रिला जो कि एक जलीय पादप है, इसमें रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? रंध्र, है ना, रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, चलिए, हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्ती पर और तना पर, ये दोनों जगह रंध्र पाए जाते हैं। पत्ती और तना दोनों स्थानों पर रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। परागकण का बाह्य चोल बना होता है। परागकण का बाह्य चोल, आपको पता होना चाहिए कि जब माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस की जब क्रिया होती है तो माइक्रोस्पोर 4 माइक्रोस्पोर बनकर के तैयार हो जाते हैं और इन्हीं माइक्रोस्पोर के ऊपर 2 सुरक्षा स्तर बनता है और ये दोनों सुरक्षा स्तर बन जाने के बाद इसको हम कहते हैं परागकण। जी, हम तो ऑन किए हुए, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि बाह्यचोल जो है, बाह्यचोल बना होता है तो यहां पे इसके ऊपर 2 सुरक्षा स्तर बन जाते हैं। जब 2 सुरक्षा स्तर इस पर बनते हैं तो बाहरी सुरक्षा जो है यह स्पोरोपोलेनिन से बनती है और आंतरिक सुरक्षा पैक्टोसेल्यूलोज से बनता है। तो यह बाह्यचोल पूछा गया है तो बाह्यचोल में जो है कि स्पोरोपोलेनिन हो जाएगा, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अनुनिमिल परागित पुष्प होते हैं। बाबू रे, यह फिर से दोबारा क्वेश्चन आया है आपके सामने कि अनुनिमिल परागित पुष्प जो हैं यह कैसे होते हैं? तो यह स्वपरागित होते हैं, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसका, ठीक है ना, ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्या बोल रहा है जी? अंड समुच्चय बना होता है ना, अंड समुच्चय बना होता है। अंड समुच्चय जो है यह बना होता है, किस चीज का बना होता है अंड समुच्चय? जब आप देखते हो इस प्रकार से भ्रूणकोश की जो भ्रूणकोश का जो फिगर है वो इस तरह से होता है, तो ऊपर के तरफ इसका अंड समुच्चय होता है, इस तरह से अंड समुच्चय होता है ना। 3 कोशिकाओं का समूह। मेरा एक सवाल है, सवाल तो पूछ ले पहले, सिर्फ सवाल है बोल रहे हो, तुम्हारा कमेंट हम देख रहे हैं, सवाल तो करो तुम, है ना। तो ये जो 3 कोशिकाओं से बना हुआ जो क्षेत्र है इसी को हम अंड समुच्चय कहते हैं। इसमें यह 2 कोशिका सिनर्जिड होता है और 1 कोशिका अंड होती है, ठीक है। तो अंड और सिनर्जिड यानी सहायक कोशिका और अंड कोशिका दोनों मिलकर के अंड समुच्चय बनाते हैं, यानी सही आंसर हो जाएगा नंबर सी। सही नंबर क्या हो जाएगा? नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बोलता है पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं। पानी के द्वारा, पानी के द्वारा यानी जल के द्वारा जब परागन होगा तो उसे हम जल परागन या हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं, है ना, हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। परागकोश संबंधित है। परागकोश जो है संबंध रखता है, किससे संबंध रखता है परागकोश? परागकोश का संबंध किससे है? ठीक है, तो परागकोश का संबंध परागकण के निर्माण से है, परागकण के निर्माण से है। परागकण का निर्माण परागकोश में ही होता है।
परागकण का निर्माण कहाँ होता है? परागकोश में होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है किसमें परागकण का निर्माण होता है? परागकण का निर्माण किसमें होता है? अभी तुरंत यह बताया गया सवाल है, अभी जस्ट इसका हम आंसर दे चुके हैं। जल्दी से बताइएगा कि परागकण किसमें निर्मित होता है, परागकण का निर्माण किसमें होता है? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। अभी तुरंत यह आंसर हो चुका है, परागकोश, परागकोश एंथर में, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं परागकण होता है ना। परागकण होता है, परागकण कैसा होता है? अगुणित होता है, द्विगुणित होता है ना, या त्रिगुणित होता है, या चतुर्गुणित होता है ना। एक बीज बहुत है, हम लोग एक बीज बहुत है तो अनेक पौधे कैसे निकलते हैं? ये क्या क्वेश्चन है? एक बीज बहुत है तो अनेक पौधे उनमें से कैसे? अरे बाबू, ये थ्योरी में हम बता चुके हैं कि एक बीज से अनेक पौधे कैसे निकलते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी के तहत ऐसा काम होता है। आप जाकर के पीछे सेशन देखो, कल के क्लास, पिछले क्लास में यानी परसों के क्लास में ये बताया गया है। तो परागकण होता है, परागकण जो है यह अगुणित होता है। परागकण क्या होता है? अगुणित होता है ना। परागकण एक युग्मक है और युग्मक में गुणसूत्र की संख्या हमेशा अगुणित होती है। टेपिटम का कार्य, टेपिटम जो है यह लघु बीजाणुधानी का सबसे आंतरिक भाग है। इसका क्या काम है? इसका काम है जो लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा है, यानी जो परागकण का निर्माण हो रहा है, उसको क्या करना है? उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम इसका है। ठीक है, इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम है। क्लियर? 15 क्लियर हो गया। 16 में चलते हैं। बोलता है किस फल का बीजचोल खाया जाता है? बीजचोल किस फल का खाया जाता है? बाबू रे, अगर जो आपसे पूछ लिया जाए किस फल का बीजचोल खाया जाता है, बीजचोल ना लिख करके अगर यहां पर लिख लिया जाए कि एरिल खाया जाता है, तो दोनों का बात एक ही है। एरिल का हिंदी अर्थ होता है बीजचोल, है ना। ठीक है, एरिल का हिंदी अर्थ क्या होता है? बीजचोल होता है। किसका बीजचोल खाया जाता है? तो इसमें जायफल, लीची और शरीफा, इन सभी का बीजचोल खाया जाता है। निम्न में से कीटभक्षी पौधा कौन है? इंसेक्टिवोरस प्लांट, है ना। कौन है जी? तो ड्रोसोरा और नेपेंथिस, यह दोनों कीटभक्षी पौधा है, यानी ए और बी दोनों होगा। बोलता है दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी? बहुत ही थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है ना। बहुत ही सबसे घुमाया हुआ क्वेश्चन है कि बोलता है दोहरा निषेचन में जब द्विनिषेचन की क्रिया होती है तो इसमें कितने केंद्रक भाग लेते हैं? तो अब देखिए कि जब द्विनिषेचन की आप प्रक्रिया पढ़िएगा डबल फर्टिलाइजेशन की, तो डबल फर्टिलाइजेशन में आपको बताया जाता है कि एक नर युग्मक आकर के अंड से मिलता है ना। एक मेल गेमिट आकर के फीमेल गेमिट से मिलता है और दूसरा मेल गेमिट आकर के पोलर न्यूक्लियाई से मिलता है। तो इस तरह से द्विनिषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो एक केंद्रक मेल गेमिट का, एक केंद्रक फीमेल गेमिट का, टोटल केंद्रक यहां हो गया 2, और एक केंद्रक यहां पर फिर मेल गेमिट का, पोलर न्यूक्लियाई का 2 केंद्रक। तो टोटल केंद्रक की संख्या कितनी हो गई? 5, है ना। तो कहने का मतलब यह हो गया कि डबल फर्टिलाइजेशन में केंद्रक की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। क्लियर? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, है ना। किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, तो सिनर्जिड में कुछ गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? आपको पता होना चाहिए जो हमारा ये क्या बोलते हैं भ्रूणकोश जो बनता है, एम्ब्रायोसेक जो बनता है, एम्ब्रायोसेक में हमेशा समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। किस विभाजन की क्रिया होती है? समसूत्री विभाजन की। और समसूत्री विभाजन की क्रिया किस कोशिका से स्टार्ट होती है? तो मेगा स्पोर से, है ना। मेगा स्पोर से होता है, मेगा स्पोर से होता है। ठीक है,
मेगा स्पोर से इसकी क्रिया शुरू होती है और मेगा स्पोर में गुणसूत्र की संख्या n होती है। तो n में जब ठीक है तो यहां पे मेगा स्पोर की जब बात की जा रही है तो मेगा स्पोर में गुणसूत्र की संख्या n होती है और n से ही बहुत सारे मतलब कि आगे समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। तो जब n में समसूत्री विभाजन होगा तो आगे भी गुणसूत्र की संख्या क्या होती चली जाएगी, n होती चली जाएगी। इसलिए यहां पर अगर सामान्य मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसलिए यहां पर हो जाएगा आपका आंसर 7। एक अर्धसूत्री कोशिका भाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? अब देखिए एक अर्धसूत्री कोशिका भाजन, अर्धसूत्री कोशिका भाजन में आपको पता होना चाहिए कि जब भी अर्धसूत्री कोशिका भाजन होता है तो 2 चरण में होता है और लास्ट में 4 कोशिका का निर्माण होता है। तो एक अर्धसूत्री कोशिका भाजन से कितने कोशिका बन रहे हैं, 4 कोशिका बन रहे हैं, इसलिए यहां पर आंसर हो जाएगा 4। दूसरा बोलता है एमएमसी, यानी एमएमसी में गुणसूत्र के 24 गुणसूत्र हैं। तो एंडोस्पर्म यानी भ्रूणकोश में यहां पर हम बात कर रहे थे, जब सिनर्जिड की बात आ रही थी तो हम बोल रहे थे भ्रूणकोश, है ना, भ्रूणकोश बोल रहे थे। और यहां पर एंडोस्पर्म की बात की जा रही है यानी भ्रूणपोष, है ना, भ्रूणपोष। तो आपको पता होना चाहिए कि भ्रूणपोष का निर्माण त्रिसंलयन विधि से होता है, त्रिसंलयन विधि से होता है। और त्रिसंलयन में यन यन और यन यानी 3 गो यन का संयुग्मन होता है। जब 3 गो यन का संयुग्मन होगा तो गुणसूत्र की संख्या 3n होगी। अब यहां पर बोल रहा है कि एमएमसी में यानी एमएमसी में मेगा स्पोर मदर सेल में जब गुणसूत्र की संख्या 24 है तो ये 24 की स्थिति क्या है, n है या 2n है? तो ये बाबू रे 2n है और 2n से हमको 3n क्रोमोसोम का नंबर निकालना है। तो सबसे पहले तो n बराबर निकाल लेंगे, 2n, यहां 2n इक्वल टू 24 दिया हुआ है तो n इक्वल टू 24/2 यानी 12, n बराबर हो गया 12। तो 3n बराबर यानी 3 गुना 12 तो 12 तिहाई 36, है ना, 36 हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट में अब चलते हैं हम लोग। एस्ट्रोविलंथस कुथियाना यानी नीला कुरेंजी, यह जो है 12 वर्षों में एक बार फूल देने वाला बांस का नस्ल है ना, जो विगत 2006 में सितंबर और अक्टूबर महीने में पुष्प लगा था। तो किस पहाड़ी क्षेत्र में था? यह चैप्टर नंबर 1 का है ना, चैप्टर नंबर 1 का सवाल है जो कि केरल एवं कर्नाटक, इसका आंसर है केरल और कर्नाटक में। यह जो नीला कुरेंजी है इसकी मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। 12 वर्ष में जब एक बार पुष्पीकरण इसमें 2006 में हुआ था तो इनकी पहाड़ियां जो थी वह पूरे तरीके से किससे ढक गई थी, इनके फूलों से ढक गई थी। एंडोस्पर्म द्वारा, एंडोस्पर्म फिर से आ रहा है, एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। अब देखो भ्रूणपोष द्वारा किसमें पोषण दिया जाता है? भ्रूणपोष, यहां पर सीधा सीधा समझिए, भ्रूणपोष यानी जिसमें भ्रूण का पोषण हो, जहां पर भ्रूण का पोषण हो। तो इसमें किसमें भ्रूण पोषण दिया जाएगा? तो भ्रूण में पोषण दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, हमारा क्वेश्चन है आवर्त बीजी में निषेचन। आवर्त बीजी में निषेचन होता है, आवर्त बीजी में निषेचन होता है। तो आवर्त बीजी में निषेचन की क्रिया कहां होती है? आवर्त बीजी में निषेचन की क्रिया कहां होती है? निषेचन की क्रिया हमेशा बीजांड में यानी भ्रूणकोश के अंदर होती है, भ्रूणकोश के अंदर। भ्रूणकोश और भ्रूणपोष दोनों में अंतर है। भ्रूणकोश में मादा युग्मक पाई जाती है, इस तरह से यहां पे मादा युग्मक रहता है, नीचे रहता है सेंट्रल सेल और यहीं पे रहता है पोलर न्यूक्लियाई और इसके नीचे एंटीपोडल्स, ये बनता है भ्रूणकोश।
और भ्रूणपोष जो है वह अलग अलग प्रकार का, 3 प्रकार का हो सकता है, सेलुलर, आपका फिर न्यूक्लियस और हेलोवियल। ठीक है, तो ये जो 3 प्रकार का है, तो इसका शेप किसी भी एक प्रकार का हो सकता है, लेकिन एंडोस्पर्म का, सॉरी एम्ब्रियोसेक, इसको भ्रूणकोष को इंग्लिश में एम्ब्रियोसेक कहते हैं, तो एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर इसी टाइप से होगा और इसी में फीमेल गैमीट होता है, इसलिए निषेचन की क्रिया भ्रूणकोष के अंदर ही होगी। ठीक है, आगे देखिए बोलता है निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है। निषेचन के लिए कौन आवश्यक है ना, निषेचन के लिए आवश्यक यहां पर है ओव्यूल। कौन है? ओव्यूल है। ठीक है, आगे आइए बोलता है दोहरा निषेचन में होता है। दोहरा निषेचन की प्रक्रिया अभी हम तुरंत बता चुके हैं, वहां से आप अगर जो समझे हैं तो यहां पे बता सकते हैं दोहरा निषेचन कैसे में संयोजन कैसे होता है। देखिए दोहरा निषेचन में संयुग्मन जो है एक नर युग्मक का एक के साथ और दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक के साथ होता है। ठीक है, ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही रहा। चलिए नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं, 26 से 27 में जाते हैं। त्रिसंलयन है ना, त्रिसंलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन है। क्या है ट्रिपल फ्यूजन जो है वो क्या है, यही बताना है आपको। ट्रिपल फ्यूजन क्या है, त्रिसंलयन क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए। त्रिसंलयन की क्रिया क्या है, तो त्रिसंलयन देखिए बोलता है एक नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक यानी ध्रुवीय केंद्रक के साथ संचयन या संलयन, कहां पर? एम्ब्रियोसेक में यानी भ्रूणकोष में। इसी क्रिया को हम कहते हैं त्रिसंलयन। आवर्त बीजी में भ्रूणपोष होता है। आवर्त बीजी में भ्रूणपोष कैसा होता है, हम अभी तुरंत बताएं। भ्रूणपोष का जो निर्माण है यह त्रिसंलयन विधि से होता है। हम बार बार बता रहे हैं भ्रूणपोष का निर्माण त्रिसंलयन विधि से होता है और क्योंकि इसमें त्रिसंलयन की क्रिया होती है इसलिए गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है 3n और इसको हम कहते हैं त्रिगुणित। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? त्रिगुणित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अस्टामेन का फर्टाइल भाग। अस्टामेन का फर्टाइल भाग क्या है? अस्टामेन का अगर फर्टाइल भाग पूछा जाए कि क्या है, यानी फर्टाइल भाग का मतलब क्या हो गया कि कौन सा भाग जो है क्या कर रहा है, ज्यादा, मतलब कि कौन सा भाग उत्पत्ति कर रहा है, तो फर्टाइल भाग इसी को कहते हैं। तो फर्टाइल भाग जो है परागकोश है क्योंकि इसी में परागकण की उत्पत्ति होती है। आगे बोलता है पुंकेसर को कितने भागों में बांटा गया है? पुंकेसर को बउआ रे 2 भाग में बांटा गया है, परागकोश है ना, किसमें बांटा गया? परागकोश और पुतंतु। ठीक है, परागकोश और पुतंतु में इसको क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट में हम आते हैं, बोलता है कि लघु बीजाणुधानी में सबसे आंतरिक परत, लघु बीजाणुधानी में की सबसे आंतरिक परत। देखिए लघु बीजाणुधानी में टोटल 4 परत होता है। सबसे ऊपर में रहता है एपिडर्मिस, दूसरा है एंडोस्थिसियम, तीसरा है आपका मध्य परत और चौथा भाग है टेपिटम, यानी सबसे अंदर में कौन रहता है? टेपिटम रहता है। नेक्स्ट में आ जाइए 32, क्वेश्चन नंबर 32। यहां बोल रहा है पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? तो बउआ रे पुष्प का नर जनन अंग पुमंग पुंकेसर है ना, ये पुमंग और पुंकेसर दोनों एक ही शब्द है ना, पुमंग को कहा जाता है। आगे पुष्प का मादा जनन अंग, पुष्प का मादा जनन अंग जायांग या स्त्री केसर को कहा जाता है। आगे देखिए बोलता है परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है, यानी पराग, अगर हम बात करें बोले कि परागकण, तो परागकण का मतलब क्या होता है ना, परागकण का क्या अर्थ है, किसको हम परागकण समझेंगे है ना। तो परागकण का अर्थ क्या है, अगर इस चीज के बारे में जानना है तो यह नर युग्मकोद्भिद यानी नर युग्मक के उद्भवन से संबंधित है, नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है ना, बोलता है परागकण में वाह्य चोल, परागकण का वाह्य चोल किससे बनता है?
परागकण का बाह्य चोल, अभी तुरंत इसका जो है हमने आंसर दिया था आपको, और फिर से यही आंसर आ गया आपके सामने, यही क्वेश्चन सामने आ गया है। तो यहां पर इसको बताइए कि परागकण का जो बाह्य चोल है वह किस चीज से बना होता है। तो परागकण का बाह्य चोल बना होता है स्पोरोपोलेनिन से। किस चीज से बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। आगे हमारा स्त्रीकेशर का भाग निम्न में से कौन सा है? स्त्रीकेशर में 3 भाग होते हैं। अगर देखा जाए स्त्रीकेशर की संरचना देखी जाए तो इस तरह से स्त्रीकेशर बनता है। ये इसका वर्तिकाग्र है ना, वर्तिकाग्र है ये इसका वर्तिका है, और ये इसका अंडाशय है। ठीक है, तो ये 3 भाग से मिलकर के बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो यहां पर देखिए ये तीनों दिया हुआ है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। याद रखिए ये जो क्वेश्चन है ये पैरामेडिकल में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए बोलता है निम्न में से आभासी फल कौन सा? आभासी फल, मिथ्या फल, कूट फल, है ना। आभासी फल, मिथ्या फल, कूट फल, ये सब जो है इसी को कहा जाता है। तो निम्न में से आभासी फल स्ट्रॉबेरी, सेब, अखरोट और काजू है। तो यहां पर उपरोक्त में तीनों आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कर रहा है, बोलता है बिना निषेचन के बीज पैदा करने की, यानी बिना निषेचन के फल उत्पत्ति की क्रिया को हम क्या कहते हैं? बिना निषेचन के अगर फल उत्पत्ति हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? फल निर्माण की क्रिया। बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है, पार्थेनोकार्पी कहलाती है। ठीक है, कीटों द्वारा परागन, कीट के द्वारा परागन जो होता है, यानी कीट परागन की क्रिया जो होती है, कीट परागन है ना, कीटों के द्वारा परागन कीट परागन, और कीट परागन का इंग्लिश एंटोमोफिली। एक पुष्पी पादप में नर जनन तंत्र के इकाई, नर जनन तंत्र, नर जनन अंग इकाई, नर जनन अंग तो पुंकेसर को कहा जाता है, लेकिन इसकी इकाई कौन सी है? इकाई वही होता है जो काम करता है, तो काम करता है इसमें पुंकेसर, है ना, तो पुंकेसर यहां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है ना, देखिए बोलता है एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग की इकाई कौन सी है? मादा जनन अंग की इकाई यहां पर पूछ दिया है ना, मादा जनन अंग की इकाई को कहते हैं, मादा जनन अंग की इकाई बाबू रे अंडाशय होगा। मादा जनन अंग की इकाई अंडाशय होगा। यहां पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए हमने यहां पे अन्य को घेर करके यहां पे अंडाशय हमने लिख दिया। ठीक है, निम्न में से जलीय घास कौन सा है? जलीय घास यानी जल में पाया जाने वाला घास कौन सा है? तो ये वेलिस्नेरिया भी है, हाइड्रिला भी है और जोस्टेरा भी है, यानी इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का, है ना, कौन सा नर पुष्प भाग है? नर पुष्प भाग यहां पर पुमंग है। कौन है? पुमंग है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। बोलता है मादा पुष्प का निम्नांकित, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? मादा पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? मतलब मादा जो है मादा पुष्प यानी जिसमें स्त्रीकेशर होगा उसका कौन सा भाग है? तो स्त्रीकेशर को ही जायांग के नाम से जाना जाता है। एनाट्रॉप्स बीजांड, है ना, एनाट्रॉप्स यहां पे होगा। एनाट्रॉप्स बीजांड कैसा होता है? एनाट्रॉप्स बीजांड हमेशा उल्टा होता है। एनाट्रॉप्स बीजांड हमेशा कैसा होता है जी? हमेशा एनाट्रॉप्स बीजांड उल्टे ही होते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भ्रूणपोष में, भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूणपोष की उत्पत्ति, भ्रूण के पोषण की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? यहां पर यह पूछ रहा है भ्रूणपोष की उत्पत्ति, भ्रूण कोष नहीं, भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष की उत्पत्ति गुरु बीजाणु से होता है। गुरु बीजाणु ही आगे जाकर के भ्रूणपोष का निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। बोलता है सेमल में परागन किसके द्वारा होता है? सेमल जो है उसमें परागन जो है किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा सेमल में परागन की क्रिया जो होती है
सेमल में परागन की क्रिया चमगादड़ के थ्रू होता है। सेमल में परागन क्रिया किसके द्वारा होता है? चमगादड़ के थ्रू। चमगादड़ और सेमल और कदम्ब, यह दो जो है, दो पादप जो है, इसमें परागन की क्रिया चमगादड़ के द्वारा होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। बोलता है इनमें द्विगुणित, इनमें कौन द्विगुणित है ना? द्विगुणित यानी 2n की क्रिया। ध्यान देखिए, हम बता चुके हैं सब यन है। ये अंड कोशिका भी, सहायक कोशिका भी, एंटीपोडल्स भी। ध्रुवीय केंद्रक को 2n माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसके पीछे कारण है, ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक में दो केंद्रकों का समान, दो केंद्रक को सम्मिलित रूप से हम द्वितीय केंद्रक कहते हैं, और ये दोनों जगह यन होता है, इसलिए दोनों को सम्मिलित रूप से 2n यानी द्विगुणित कहा जाता है। आवर्त बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक परिवर्तित हो जाते हैं। बीज के निर्माण के समय यह जो द्वितीय केंद्रक है, यह किस चीज में परिवर्तित होता है? तो द्वितीय केंद्रक परिवर्तित होता है भ्रूण पोष में। द्वितीय केंद्रक नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष में बदल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि परागकोश भित्ति इनमें से कौन सा नहीं होता है? परागकोश की भित्ति, परागकोश की भित्ति यानी क्या कह सकते हैं, लघु बीजाणुधानी की भित्ति में कौन सा नहीं होता है? एंडोस्थिसियम होता है, ये दूसरा पार्ट है। मध्य पृष्ठ तीसरा पार्ट है। टेपिटम चौथा पार्ट है। लेकिन इंटेगुमेंट नहीं होता है, इंटेगुमेंट नहीं होता है। अगर इसके जगह पे देख लें तो एपिडर्मिस होता है ना? एपिडर्मिस होता है, जो जिसको कि हम पहला सबसे आगे वाला पार्ट कहते हैं। ये सबसे आगे होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। भ्रूणकोश में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं पाया जाता है? भ्रूणकोश में, भ्रूणकोश में क्या नहीं पाया जाता है? देखिए, भ्रूणकोश में क्या नहीं पाया जाता है? भ्रूणकोश में अंडसमुच्च होता है, ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, एंटीपोडल्स होते हैं, गुरु बीजाणु जनन कोशिका नहीं पाई जाती। गुरु बीजाणु जनन कोशिका नहीं पाई जाती। इनमें से किसमें एरिल नहीं पाया जाता? एरिल यानी बीज चोल नहीं पाया जाता। शरीफा में भी पाया जाता है, आम में पाया जाता है, लीची में पाया जाता है, मृष्टिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, मृष्टिका में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एनीमोफिली में परागन किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली यह प्रभावित होकर के बना हुआ है एनीमोमीटर से, है ना? यह प्रभावित होकर किससे बना हुआ है? एनीमोमीटर, है ना? एनीमोमीटर से बना हुआ है। और एनीमोमीटर जो है हवा की तीव्रता को ज्ञात करता है, हवा की तीव्रता को ज्ञात करता है, और इसी से बना हुआ है एनीमोफिली। और इसलिए इसमें किसके द्वारा परागन होगा? वायु के द्वारा परागन होगा। याद रखिएगा, एनीमोफिली का मतलब एनिमल नहीं, एनीमोफिली का मतलब हवा, वायु। एंटोमोफिली, एंटोमोफिली का हिंदी वर्ड होता है कीट परागन, कीट परागन, कीट परागन। और कीट परागन होता है किससे? कीट से। स्वपरागन के लिए पुष्प होना चाहिए, स्वपरागन के लिए पुष्प को द्विलिंगी होना चाहिए। स्वपरागन के लिए पुष्प को कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए। आगे देखिए, बोलता है विकासशील परागकण को यानी जो परागकण विकास कर रहा है उसको पोषण कहां से मिलता है? परागकण को पोषण कहां से मिलता है? तो परागकण को पोषण मध्य स्तर से मिलता है, इसलिए हम इसको पोषण स्तर के नाम से भी जानते हैं। आगे बोलता है किसी परागन में प्लॉयडी की संख्या, यानी प्लॉयडी यहां बोल करके थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन, यानी यन, कितना यन? तो परागकण अगुणित, इसलिए यन, ओनली फॉर यन। 1000 परागकण में कितने परागकण से, है ना? 1000 परागकण का, यहां पर से नहीं होगा, परागकण का
निर्माण, परागकण का निर्माण कितने पराग मात्र कोशिका से होगा, है ना? 1000 परागकण का निर्माण कितने पराग मात्र कोशिका से होगा? 250, क्योंकि एक से बनेगा के गो? 4 गो। एक से बनेगा 4 गो, तो 1000 के लिए 1000 भागा 4, 250। आगे देखिए, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोलता है किसी परागकोश में पोलन सेक यानी भ्रूणकोश, माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या, है ना? पोलन सेक में, है ना, पोलन सेक यानी लघु बीजाणु धानी, सॉरी, लघु बीजाणु धानी में, पोलन सेक में यानी लघु बीजाणु धानी में माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या क्या है? द्विगुणित है, त्रिगुणित है, एक गुणित है। तो मदर सेल जब भी लग जाए आगे में, तो याद रखिएगा इसमें गुणसूत्र की संख्या 2n होगी, है ना? 2n यानी द्विगुणित। किसी परिपक्व परागकण में कितने न्यूक्लियाई होते हैं? परागकण है, परिपक्व रहे चाहे अपरिपक्व रहे, परागकण जैसे ही बात की जाएगी तो उसमें गुणसूत्र की संख्या, है ना, उसमें एक ही केंद्रक रहेगा, एक केंद्रक। कौन सा डिप्लॉयड है? डिप्लॉयड है यानी डिप्लॉयड का मतलब होता है द्विगुणित, और द्विगुणित का मतलब हो गया गुणसूत्र की संख्या 2n। परागकण में n, एग में n, है ना, मेगास्पोर में n, और मेगास्पोर मदर सेल में 2n। मदर सेल की बात की जा रही है, तो मदर सेल में हमेशा क्या होता है? 2n होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन बोलता है निषेचन के समय किसी प्रारूपिक द्विबीजपत्र पोलेनो, है ना, पॉलीजिनम में मादा गेमेटोफाइट होते हैं। निषेचन के समय द्विबीजपत्र पॉलीजिनम में मादा गेमेटोफाइट में केंद्रक की संख्या 8 और कोशिका की संख्या 7 होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। बोलता है 100 परागकण बनने के लिए, 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता है? 100 परागकण निर्माण के लिए अभी तुरंत बताएं बाबू रे, जब भी परागकण बनेगा तो 1 से 4 बनेगा। 1 से कितना बनेगा? 4। और जब 1 से 4 बनेगा तो 100 से कितना बनेगा? 100 भागा क्या कर दो? 4 कर दो, 25। इनमें किसमें एरियल नहीं पाया जाता? इनमें किसमें एरियल नहीं पाया जाता? एरियल अगर नहीं पाया जा रहा है, अभी तुरंत बात हुआ है कि मिरिस्टिका में एरियल नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ हम अग्रसर हैं। इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाने का काम किसका है? तो नर युग्मक से संयोजन करता है द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, रंगहीन होते हैं और छोटे होते हैं। डी नंबर ऑप्शन रहेगा, बी और सी दोनों। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांड के अंदर अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? ओव्यूल के अंदर, है ना, ओव्यूल के अंदर किसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन? तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण हो जाता है, और यही गुरु बीजाणु आगे जाकर के भ्रूणकोश का निर्माण करता है, भ्रूणकोश का निर्माण कर लेता है, और इसी भ्रूणकोश में निषेचन होता है, और निषेचन के बाद यही भ्रूणकोश बदल जाता है भ्रूणपोष में, और भ्रूणपोष में भ्रूण का पोषण होता है और यही बीज बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? तो द्विनिषेचन का जो परिणाम होगा, यानी सीधा कह लीजिए कि निषेचन के जो परिणाम होगा, इसमें जायगोट बनेगा, और जब द्विनिषेचन होगा तो जायगोट और भ्रूणपोष दोनों बनेंगे। हाँ, फर्स्ट
फर्स्ट मेल गैमीट प्लस ओवा बनाएगा जायगोट, जायगोट बना लेगा, और फर्स्ट मेल गैमीट प्लस पोलर न्यूक्लियाई बना लेगा एंडोस्पर्म, है ना, एंडोस्पर्म बना लेगा। तो यहां पर बोल रहा है तो जायगोट तो यहां कहीं दिख नहीं रहा है, जायगोट नहीं दिख रहा है यानी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, है ना, बात समझ में आ गया। बीजचोल खाया जाता है, बीजचोल यानी एरिल, बीजचोल यानी एरिल खाया जाता है, किसका? शरीफा का। किसका खाया जाएगा? शरीफा का। मक्का में 10 जोड़ा गुणसूत्र है, इनमें लिंकेज समूह। बाबू रे ये क्वेश्चन जो है आ गया है आपका, इसमें जो क्वेश्चन आ गया आपका 5 नंबर चैप्टर से क्वेश्चन उठ गया है, ठीक है, 5 नंबर चैप्टर से क्वेश्चन उठ गया है। इसलिए यहां पर जो है आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी लिंकेज समूह की बात की जाए, लिंकेज समूह की बात की जाए, सहलग्नता की बात की जाए, तो सहलग्नता हमेशा अगुणित गुणसूत्र पर होता है। अगुणित कहने का मतलब क्या हो गया कि टोटल में से आधा। तो यहां पर बोला है 10 जोड़ा है, ये है, मान के चला है कि 10 जोड़ा है, तो 10 जोड़ा है, तो 10 जोड़ा का मतलब क्या हो गया? 20 हो गया। 10 जोड़ा का मतलब 20 हो गया, और आधा में होगा, है ना, आधा में होगा 68 का बी होना चाहिए। बाबू रे 68 का बी तुम कैसे करोगे? सेब मिथ्या फल है, सेब क्या है? मिथ्या फल। आपके कहने का मतलब यह हो रहा है सेब जो है मिथ्या फल है, और इसका निर्माण पुष्पासन से होता है। तो खाने योग्य भाग कौन होगा? पुष्पासन ना। जब इसका सेब का निर्माण ही हो रहा है पुष्पासन से, देखिए मिथ्या फल 4 गो है, सेब, अखरोट, काजू और स्ट्रॉबेरी, यह 4 मिथ्या फल है, फॉल्स फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट का निर्माण ही पुष्पासन से होता है। ये पुष्प के आसन यानी फूल जहां रहता है ना, फूल की पंखुड़ियां जहां रहती हैं, वहीं पर वो जो भाग है वही उसका खाने योग्य भाग है। जब वो उसका खाने योग्य भाग है तो खाओगे कौन चीज? पंखुड़ी खाओगे, अंडाशय खाओगे, जो खाने योग्य भाग रहेगा वही ना खाओगे जी। तो यहां पर इसका पुष्पासन खाया जाता है। नारंगी का झिल्लीदार परत खाया जाता है। नारंगी को जब फाड़ोगे तो उसके अंदर जो है कि थोड़ी झिल्लीदार रस भरी संरचना पाई जाती है, उसको खाते हैं। अगर एरिल की बात की जाए, शरीफा, आम, लीची, जायफल, जायफल यानी जाफर, ये चारों का एरिल खाया जाता है, ठीक है। जंगली जिलेबी का बीज चोलक खाया जाता है, बीज चोल नहीं, हम क्या बोले, बीज चोलक खाया जाता है, ठीक है। तो जिसका जो खाने योग्य भाग रहेगा वही खाओगे ना, दूसरा कुछ नहीं खा सकते। तो इसका जो खाने योग्य भाग है बीज चोल है, इसका खाने योग्य भाग पुष्पासन है, इसका खाने योग्य भाग झिल्लीदार परत है, ठीक है। इसलिए इसको दिमाग में रखिएगा। वहां पूछ रहा है बीज चोल खाया जाता है। हाँ, तो हम कहां थे कि मक्का में 10 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। 10 जोड़ा गुणसूत्र यानी 20 गुणसूत्र पाया जा रहा है। और हम बोले हैं अभी तुरंत कि जब भी लिंकेज समूह की बात होगी तो अगुणित गुणसूत्र में होगा, यानी आधे में होगा। तो 20/2 कर लीजिए 10, तो 10 गुणसूत्र के ऊपर लिंकेज समूह हमको दिखाई देगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, किसी परागकण का बाहरी स्तर निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधी पदार्थ से बना? लो बस घुमा दिया है, क्वेश्चन को घुमा दिया। किसी परागकण का बाहरी स्तर, बाहरी स्तर यानी बाहर का परत, किससे बना रहेगा? किस पदार्थ से बना रहेगा? स्पोरोपोलेनिन से। किससे बना रहेगा? स्पोरोपोलेनिन से। यदि परागकण का स्थानांतरण वायु के द्वारा हो, यानी वायु परागण की क्रिया हो, सीधा सीधा बोल रहा है, वायु के द्वारा हो यानी वायु परागण की क्रिया हो, तो इसमें क्या होगा जी? एनीमोफिली होगा। क्या होगा? एनीमोफिली। क्लियर है? यहां पे बोलता है अब यदि परागकण मधुमक्खी द्वारा संपन्न होता है,
मधुमक्खी क्या है जी? मधुमक्खी एक प्रकार का कीट है, और कीट के द्वारा जो परागन होता है कीट परागन, और कीट परागन को इंग्लिश में बोलते हैं एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 73 बोलता है पक्षी द्वारा परागन की क्रिया। पक्षी के द्वारा परागन की क्रिया होगा पक्षी परागन, और पक्षी परागन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, लीची का खाने योग्य भाग। लीची का कौन सा भाग? अभी फिर से आ गया, देखो, लीची, आम, शरीफा, जायफल, एरिल खाते हैं, फ्लैशी एरिल, गुदेदार एरिल को खाते हैं। ठीक है, आगे है एग एपार्टस बना होता है। एग एपार्टस का इंग्लिश हिंदी होता है अंड समुच्चय। अंड समुच्चय बना होता है अंडा से, सॉरी, अंड कोशिका से और सिनर्जिड से, यानी ए और बी दोनों। किसका पुष्पासन खाया जाता है? वही सवाल यहां पर फिर से घूम करके आया। तो पुष्पासन जो है अभी तुरंत बताए, मिथ्या फल का खाया जाता है, इसलिए कौन सा होगा? सेब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 77। 77 बोलता है स्तनधारी के शुक्राणु का मध्य भाग। ये देखो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है जी। स्तनधारी के शुक्राणु का मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। निषेचन क्या है? निषेचन है अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयुग्मन। अंडा और नर न्यूक्लियस का संयोजन ही निषेचन कहलाता है। आगे बोलता है कि भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? आप ब्रैकेट में लिख दिया है पुष्पी पौधे में, इसको आगे लिखना चाहिए था पुष्पी पौधे में भ्रूणपोष में कितने भाग होते हैं। आगे ना लिखे, पीछे ब्रैकेट में घुमा दिया। इसी तरह से क्वेश्चन घूमता है। 3n है ना, 3n होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। बोलता है क्वेश्चन नंबर 80, भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका है। सेंट्रल कोशिका में द्वितीयक केंद्रक होता है ना, इसलिए ये हो जाएगा आपका सही, द्वितीयक केंद्रक। निम्न में से किसमें जल परागन की क्रिया किसमें होती है? जलकुंभी और कमल में कीट परागन होता है, याद रखना। जलकुंभी और कमल जल में पाए जाने वाले पौधे हैं, जलोद्भिद हैं, लेकिन इनमें कीट परागन की क्रिया होती है। हाइड्रिला एक ऐसा पौधा है जिसमें कि क्या होता है जी? जल परागन की क्रिया होती है। क्लियर? अनुन्मिल परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होते हैं स्व परागन की क्रिया। यह क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसको आप लोग ये कर लोगे, नोट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 83, पॉलेनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बाबू रे, पॉलेनोलॉजी में परागकण का अध्ययन होता है। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। 83 क्वेश्चन टोटल यहां पे करवाया गया, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन 5वें चैप्टर से और 3रे चैप्टर से भी थे, यानी लगभग जो है कि 75 क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 2 से था, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप लोग अगर नहीं देख पाए हो तो इसको रीवॉच कीजिए, समझिए, और जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है उसको, जिस क्वेश्चन में रिपीटेशन है उसको आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।